Let's start with another part of the iron deficiency anemia. In the first part we can see the biochemistry and the physiology of the iron metabolism, and in the second we can see the how the what is the role of the macrophage in this iron metabolism. And secondly we can go through the iron deficiency anemia clinical features, whatever the histopath, and what will be the treatment of the iron deficiency anemia, and what will be the cause of that iron deficiency anemia, we can see in this lecture. First we see like what is the role of this macrophage. मैक्रोफेज का अगर हम रोल समझते हैं, क्या होता है कि नॉर्मली देखिए क्या है ना कि जब ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए ये जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और आरबीसी का आप जानते हैं कि नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 120 डेज, नॉर्मल 120 डेज। 120 दिन के बाद वो जो उसकी फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, वो फ्रेजाइल हो जाता है। तो जब वो स्प्लीन में जाता है, जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, और वहाँ पे स्प्लीन में गया, और स्प्लीन में वो क्या होगा, उस वहाँ पे मैक्रोफेज में वो ट्रैप होगा और उसका जो ब्रेकडाउन होगा। तो जब ये कहाँ एंट्री किया, ये आरबीसी अपना लाइफ स्पैन जब कंप्लीट करता है और मोर फ्रेजिलिटी गेन करता है, तो अब ये आता है कहाँ पे, मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज में जैसे ये एंट्री किया, मैक्रोफेज में जाने के बाद इसका क्या होता है, डीनेचर्स होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो अब ये आरबीसी टूटेगा, और आरबीसी के टूटने से क्या होगा कि जो इसमें का जो हीम पार्ट है और चाहे ग्लोबुलिन पार्ट है ये, और चाहे मेम्ब्रेन है, मान लीजिए जो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन टूटेगा। तो मेम्ब्रेन किससे बना रहता है, प्रोटीन और लिपिड से। तो कुछ प्रोटीन से क्या हो जाएगा, एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लिपिड है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं जो प्रोटीन, और तो वो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। और हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो हीम और ग्लोबुलिन पार्ट से बना है, ग्लोबिन पार्ट से। तो हीम पार्ट में है, हीमोग्लोबिन वाला पार्ट में क्या है, आयरन है। अब उस आयरन को मान लीजिए यहाँ से हम समझे, हम क्या निकाल लिए, आयरन, यहाँ से आयरन हम निकाल लिए। और ये आयरन जब भी अगर सेल में अगर रहेगा तो आयरन फ्री फॉर्म में है, चाहे कोई भी एलिमेंट अगर ज़्यादातर फ्री फॉर्म में होता है वो क्या होता है, वो हार्मफुल होता है। तो ये भी हार्मफुल है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ये आयरन बाइंड कर देता है किससे, एपोफेरेटिन से। ये बाइंड किससे करता है, एपोफेरेटिन से। जब ये एपोफेरेटिन से बाइंड करता है तब ये कन्वर्ट कर देता है इस स्ट्रक्चर को, किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर दिया फेरिटीन में, ठीक है। अब ये फेरिटीन क्या हो जाएगा, टेम्पोरली स्टोर हो जाएगा, और स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन क्या है, ये फेरिटीन। फिर ये फेरिटीन आगे चल के मान लीजिए, ये नॉर्मली हमें ये जो सीन होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे सीन होता है, लेकिन ये फेरेटिन क्या होता है कि पार्शियली ये थोड़ा सा डिजनरेट करता है और एग्रीगेट करता है और पॉलीमराइज होता है। यही फेरेटिन थोड़ा सा क्या करता है, ये पार्शियली इट कैन डिग्रेड and we can say that degenerate and form the aggregates and polymerized each other। और इस polymerized structure को ये polymerized करेगा, यही फेरेटिन। जब polymerized कर जाएगा इसके बाद से इस स्ट्रक्चर का जो नाम हम देंगे वो होता है हीमोसिडरिन। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं हीमोसिडरिन। अब ये हीमोसिडरिन में लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन कैन बी स्टोर्ड। और ये हीमोसिडरिन को जब हम जैसे मान लीजिए कि जब पढ़ेंगे, चाहे इसका टेस्ट पढ़ेंगे, इसका कैसे जांच करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप पे देखने के लिए, हम क्या करते हैं, इसमें एक डाई यूज करते हैं, और इसमें टेस्ट करने के लिए इसमें हम डालते हैं पर्शियन ब्लू। तब ये क्या होता है, आयरन का ये डिटेक्शन होता है कि कितना आयरन क्या है कि सेल में एब्जॉर्ब स्टोर है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पर्शियन ब्लू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है। तो ये हीमोसिडरिन, अगर सेल की अगर रिक्वायरमेंट है कि मतलब कि हमें
जैसे कि आयरन चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ से स्टोर फॉर्म ये फिर टूटेगा और स्टोर फॉर्म का जो आयरन है फिर हमारे बॉडी को डिमांड जो फुलफिल करने के लिए यहाँ से ये स्टोर फॉर्म बाहर निकलेगा और ब्लड में जाएगा और जहाँ ज़रूरत है उसको ये देगा। लेकिन क्या है कि मान लीजिए कि ऑलरेडी जो ब्लड में क्या है कि एकदम ज़्यादा अमाउंट में हम कह रहे हैं कि ब्लड में हमारे चाहे ब्लड सीरम में आयरन का जो लेवल है वो ज़्यादा है, ठीक है। जब आयरन का लेवल ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो उस समय ब्लड सीरम में कह सकते हैं ब्लड सीरम में अगर आयरन का अमाउंट क्या है ज़्यादा है तो उस समय क्या होता है कि लीवर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसका नाम है हेप्सिडिन। अगर जब क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में अगर क्या है आयरन है हमारे ब्लड सीरम में तभी हेप्सिडिन रिलीज होगा और ये हेप्सिडिन क्या करता है, ये वर्क करता है फेरोपोटीन पे ये वर्क करता है और इस फेरोपोटीन पे वर्क करके आयरन का एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। व्हाट इट लीड्स, इट डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक। और दूसरा बात करें और क्या करता है, जो पहले से स्टोर है, जैसे मान लीजिए मैक्रोफेज में जो चाहे लीवर में जो आयरन स्टोर है उसका जो रिलीज है वो भी क्या कर देता है, कम कर देता है। और क्या करता है, डिक्रीज रिलीज ऑफ स्टोर्ड आयरन, कहाँ से, या कि मैक्रोफेज से कहें चाहे लीवर से कहें चाहे बोन मैरो से, ये क्या होता है उसका स्टोरेज क्या करता है, कम करना। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो नॉर्मल है कि अगर हम बात करते हैं कि देखिए कि अगर पेशेंट है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो कैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया डेवलप होता है और उसमें क्या ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। क्या होता है, सबसे पहले इसकी इटियोलॉजी समझिए कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कब होता है और कैसे होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जो आयरन का इनटेक है वो कम है, जैसे मान लीजिए कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, तो उसमें क्या होगा कि और पाकिस्तान है चाहे, ये सब क्या है कि वहाँ पे बहुत लोग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं मीट खाना, ठीक है, और जो रेड मीट हो गया चाहे जो भी मीट हुआ वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि इसकी डिफिशियंसी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया जो है पूरे विश्व में वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो मान लीजिए कि या कि इनटेक कम है या इनटेक कम नहीं है मान लीजिए, तो एक और कह सकते हैं या कि एब्जॉर्प्शन ही कम हो रहा है आयरन का। तो एब्जॉर्प्शन कम कैसे हो रहा है, मान लीजिए कि पेशेंट को पहले से कोई अदर मेल एब्जॉर्प्शन मतलब प्रॉब्लम है, चाहे एक डिजीज़ का नाम लेते हैं हम इसमें सीलिएक स्प्रो बीमारी है या कि क्रोनिक डायरिया है। तो ये सब केसेस में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन उसका कम है, चाहे मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है तो उसके चलते भी क्या हो रहा है, आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है कम है। अगर इनटेक की एक और बात करें कि मान लीजिए कि अगर बच्चा है, इन्फेंट की अगर बात करते हैं तो इन्फेंट्स जब अपने मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करता है, अपने मदर का जब वो दूध ये सक करता है, अच्छा अपने मतलब वो रिलाई करता है मदर ब्रेस्ट मिल्क पे, तो क्या होता है जो ह्यूमन ब्रेस्ट जो मिल्क होता है ना उसमें आयरन का जो कंटेंट है बहुत कम होता है, 0.3 mg/L, ठीक है, ऑफ आयरन होता है। तो अब वो क्या होता है, वो आयरन बच्चे के लिए कम होता है, ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए वो कम है। वो क्या करता है नॉर्मली ये क्या करता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चे में ये कर सकता है। या कि क्या है कि आपके जो बॉडी का जो डिमांड है वो बढ़ गया है, डिमांड क्या हो गया, वो बढ़ गया। अब डिमांड कैसे बढ़ गया, मान लीजिए कि कोई बच्चा है मान लीजिए ग्रोइंग है बढ़ रहा है, इन्फेंट्स है, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग है, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, तो किस में डिमांड बढ़ जाएगा, या कि प्रेग्नेंट में है या कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर में है, ब्रेस्ट फीडिंग, या कि मान लीजिए कि वो इन्फेंट्स है या कि कोई बच्चा है चिल्ड्रन, तो इसमें ग्रोइंग के लिए क्या होना चाहिए कि वो आयरन की ज़रूरत है तो उसका डिमांड क्या हुआ है इसमें बढ़ा है। और अनदर क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी कारणवश जो ब्लड का जो लॉस है वो ज़्यादा है, चाहे मान लीजिए कह सकते हैं क्रोनिक ब्लड लॉस,
या कि इसमें क्या है, क्रोनिक ब्लड लॉस ज़्यादा है, क्रोनिक ब्लड लॉस ज़्यादा है। तो क्रोनिक ब्लड लॉस का कारण क्या हो सकता है? अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्ट कॉमन है एक्सटर्नल हैमरेज हो गया, चाहे हम और जैसे देश में कह सकते हैं कि हुकवर्म इन्फेक्शन जो होता है, हुकवर्म इन्फेक्शन, तो ये कारण बनता है इसका क्रोनिक ब्लड लॉस के लिए, ठीक है। और चाहे हम कह सकते हैं एक और जो वेस्टर्न के लिए क्या है, एक्सटर्नल हैमरेज, चाहे मान लीजिए जीआईटी से, यूरिनरी ट्रैक से, चाहे अन्य अदर कोई बाहरी जो ट्रॉमेटिक इंजरी है इसमें, जिसमें कि सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, तो उसके चलते भी क्या हो सकता है, एनीमिया ये डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो हैमरेज है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के चलते जो हैमरेज हो रहा है, तो इसके चलते भी ये क्या हो रहा है कि ज़्यादातर ये चांसेस होता है। ये क्या है इसका इटियोलॉजी, या कि इनटेक कम है, या कि एब्जॉर्प्शन कम है, या कि डिमांड ज़्यादा है, और या कि जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि समझते हैं कि देखिए क्या है कि ये तो नॉर्मल पढ़े कि कैसे ये हेप्सिडीन ये सब वर्क करता है। अगर हेप्सिड और दूसरा कि मान लीजिए कि अगर हेप्सिडीन की अगर बात कर रहे थे, अगर हेप्सिडीन ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाए, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, तो अगर हेप्सिडीन बहुत ज़्यादा वर्क करने लगा तो क्या होने लगेगा कि फेरोपोटीन को वही क्या कर देगा, इन्वेट कर देगा, जिससे कि आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक कारण बन सकता है। अब सोचते हैं कि देखिए मान के चलिए कि कोई पेशेंट है और वो जैसे कि आयरन तो सप्लाई जो हो रहा है, ठीक है, और आयरन की जो सप्लाई है वो कम है, और मतलब जीआईटी के थ्रू क्या हो रहा है उसको कम हो रहा है। लेट मान के चलिए जो आयरन जो है उसका जो सप्लाई, आयरन सप्लाई फ्रॉम जीआईटी क्या है, कम, ठीक है। तो उसके चलते क्या होगा कि जो पहले से जो स्टोर आयरन है वो बाहर निकलेंगे उसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो जो स्टोर आयरन है वो भी कम होगा, तो डिक्रीज स्टोर आयरन, ठीक है। जो आयरन स्टोर था वो भी अब डिक्रीज होगा धीरे धीरे। उसके चलते अब क्या होगा, जो स्टेनेबल आयरन है जिसको हम कह रहे थे हीमोसीड्रीन, तो हीमोसीड्रीन से क्या होगा, जो स्टोर हुआ था ज़्यादा उसका भी लेवल क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब हीमोसीड्रीन कम है तो उसके चलते क्या होने लगेगा, फेरेटिन का जो लेवल है, ये भी तो स्टोर फॉर्म है ना, तो फेरेटिन का भी जो लेवल है वो क्या कम, वो भी कम होने लगेगा। एक चीज़ हम लाइन याद रखेंगे कि जब फेरेटिन का अगर लेवल, फेरेटिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसफेरिन, इतना हम याद रखेंगे कि अगर फेरेटिन का लेवल अगर स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन का अगर ज़्यादा है तो उसके कंपेरिजन ट्रांसफेरिन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि फेरेटिन हो गया कम तो इसके चलते जो ट्रांसफेरिन जो है वो क्या हो जाएगा, कम। तो ट्रांसफेरिन जब हो जाएगा ज़्यादा, यहाँ फेरेटिन क्या हो गया है, कम, ठीक है, तो ट्रांसफेरिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब ट्रांसफेरिन ज़्यादा तो उसके चलते क्या हो जाएगा, अब टीआईबीसी की अगर जो बात करते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, पहले तो मान लीजिए 2 जगह पे बाइंड कर रहा था, अब क्या है, अब 2 जगह बाइंडिंग नहीं कर पा रहा है, कहीं कम कर रहा है, तो उसके चलते टीआईबीसी क्या हो जाता है, वो ये जाता है बढ़, ये बढ़ जाता है। तो जिसके चलते क्या होता है कि जब ये बढ़ गया तो ये डिक्रीज सप्लाई टू द बोन मैरो सीरीज, जो आयरन की जो सप्लाई हो गई है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, कि डिक्रीज सप्लाई ऑफ व्हाट, आयरन टू बोन मैरो सीरीज। और बोन मैरो सीरीज में जैसे हम बात करते हैं कि देखिए ये है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, जिसमें कि ये 2 सीरीज ये डेवलप करता है, एक होता है इरिथ्रोइड सीरीज और एक होता है मेगा कैरियोइड सीरीज, मेगा कैरियोइड सीरीज। तो आयरन की अगर कमी है तो जिसके चलते इरिथ्रोइड सीरीज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन अब बहुत कम हो रहा है, अंडर डेवलप्ड आरबीसी का फॉर्म, तो ये ज़्यादा जो पाथवे है मेगा कैरियोइड की तरफ मतलब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब इसके तरफ ट्रांसफ़र होगा तो इसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो बढ़ने लगेगा, प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, और इरिथ्रोइड सीरीज कम हो जाएगा आयरन के चलते। तो इसके चलते क्या होने लगेगा, अंडर डेवलप्ड आरबीसी का फॉर्मेशन होगा,
अंडर डेवलप आरबीसी का जो होगा वो फॉर्मेशन होगा। अब अंडर डेवलप आरबीसी जब हमारे सर्कुलेशन में आएंगे, पेरिफेरल सर्कुलेशन में आएंगे, ठीक, तो इसके अब वो कैसे आरबीसी होंगे वो आपको शो करेंगे। उसमें क्या होगा कि उसका जो आरबीसी का वॉल्यूम कम होगा, तो जब वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब उसका एमसीवी कम है, ठीक है, एमसीवी कम है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब आयरन ही नहीं गया तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो कलर है रेड वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कहते हैं MCH, ये भी कम हो जाएगा, इसको कहते हैं माइक हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, और कम है ब्लड में ये सब, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रख देते हैं एनीमिया। इसलिए हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को हम क्या कहते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब इसमें हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं। देखिए क्लिनिकल फीचर्स में हम समझिए, ये जो पेशेंट है सबसे मोस्ट कॉमन जो फीचर्स है, मान लीजिए अगर आरबीसी अगर नहीं है, ठीक है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो ऑक्सीजन की डिलीवरी भी कम होगा, तो वो एक तरह से फैटिकेबिलिटी बना रहेगा, मतलब वो पेशेंट ज़्यादातर वो क्या रहेगा, फैटिक रहेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन फीचर्स है। मोस्ट कॉमन फीचर्स क्या है, फैटिक रहेगा ज़्यादा, पेशेंट पैलर हो रहेगा, ठीक है, पैलर दिखेगा, डिस्पनिया का प्रॉब्लम रहेगा उसके पास, ठीक है, या फोकस जो पुअर फोकस रहेगा, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम रहेगा, हेडेक रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा देखिए कि अगर वो नहीं होता तो एलोपेशिया का भी ये कारण बनता है, आयरन की कमी के चलते एलोपेशिया का भी ये कारण बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक और चीज़ इसमें देखने के लिए मिलता है हमें, कि अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, ये जो है अपना नेल जो है वो एक स्पेशल अपीयरेंस के जैसे दिखने लगेगा, फिंगर जो फ्लैट हो जाएगा, और फिजिकल साइन जो इसको कहते हैं स्पून नेल साइन, देखिए स्पून की तरह, स्पून नेल साइन, तो ये दिखेगा। ये स्पून नेल साइन क्यों दिखता है कि मान लीजिए कि जब जो टिश्यू इंजाइम क्या है वो कम हो गया, उसके चलते कैरेक्टर बहुत सारे इपिथेलियल सेल में क्या होता है, कुछ चेंजेज आते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के चलते। इसके चलते क्या होगा कि ये स्पून नेल साइन शो करता है, ठीक। और ये एलोपेशिया, ये जो कॉमन इसके फीचर्स हैं, ठीक। इसके डायग्नोसिस के लिए अगर हम बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट होता है, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड अगर हम बात करते हैं, वो होता है बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो एस्पायरेशन करते हैं और बोन मैरो में हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या है कैसे है, ठीक है, और मतलब आयरन कितना स्टोर है, तो ये सब चीज़ सबसे बेस्ट हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, बोन मैरो का एस्पायरेशन कीजिए। लेकिन क्या है कि बोन मैरो एस्पायरेशन करना ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं ब्लड सैंपल लेते हैं। तो ब्लड सैंपल में क्या होता है कि जो कि फेरेटिन का जो लेवल लगभग जो होता है, सेरम फेरेटिन लेवल और जो बोन मैरो में जो फेरेटिन लेवल होता है वो नॉर्मली जो बात करते हैं इक्विवेलेंट होता है, लगभग बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग बोन मैरो के पास ना जाके हम लोग सीधा ब्लड का पेरिफेरल ब्लड सैंपलिंग करते हैं और उसमें हम ये चीज़ सारा देखते हैं। तो ब्लड की अगर बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि MCH कम है, MCH मतलब मीन कार्पस्कुलर कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है। MCV डिक्रीज, MCV जो बात कहे थे, MCV में क्या है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब एक आरबीसी के अंदर कितना, जैसे आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, आरबीसी का कितना वॉल्यूम है, तो ये सब कम हो जाता है, ठीक है। फिर डिक्रीज MCHC, ये सब जो न्यूमेरिकल्स पॉइंट व्यू से पढ़ेंगे, MCAV MCH, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनेगा और सारा इसका हम लोग देखेंगे इसके बारे में। एक होगा मीन कार्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, देखेंगे। अब हिस्टोपैथ की बात करते हैं, तो हिस्टोपैथ पे जब हम आते हैं,
तो मान लीजिए जब आयरन की कमी होती है तो इसमें बहुत सारा जैसे कि आरबीसी में का जो शेप और साइज में वेरिएशन होता है। तो ये देखिए, जैसे ये जो आरबीसी है, ये आप आरबीसी देख रहे हैं, जिसका क्या है कि नॉर्मली जो शेप है वो चेंजेज है, ठीक है। तो अगर शेप में अगर कोई चेंजेज आता है, अगर चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, तो इसको हम कहते हैं पोइकिलोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, ठीक। अगर क्या होता है साइज में अगर कोई डिफरेंस आता है, मान लीजिए कि नॉर्मल जो साइज है और छोटा साइज हो गया, ठीक है, छोटा साइज हो गया आरबीसी का, तो चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी, तो इसको हम कहते हैं अनीसोसाइटोसिस, अनीसोसाइटोसिस इसमें हमें दिखता है, ठीक है। और कभी कल क्या होता है कि मतलब हीमोग्लोबिन की कमी के चलते जो हीमोग्लोबिन है या कि सरफेस के लेयर पे ये क्या होता है कि नॉर्मल देखिए यहाँ का जो स्पेस है इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पहले से बना नहीं है और ये मेम्ब्रेन पे ज़्यादातर ये चला जाता है, मेम्ब्रेन के ऊपर ये कंसंट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन। या कभी कल क्या होता है कि जैसे मानिए कि आरबीसी है और या कि सरफेस पे ये ज़्यादातर बाउंड हो गए, सरफेस पे ज़्यादा ये कंसंट्रेट हो गए, एकदम लिटिल अमाउंट में एकदम सेंटर पे भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस साइन को हम कहते हैं ये हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट पेरिफेरी पे हो गया या सेंटर पे हो गया, इसको हम कहते हैं टारगेट सेल, टारगेट सेल। तो टारगेट सेल चाहे पोइलोकिलोसाइटोसिस चाहे अनीसोसाइटोसिस, ये मेनली हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। कहाँ मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक। तो ये है अपना हिस्टोपैथ, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।